और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र करेंगे शहडोल का। शहडोल से सटा सिंहपुर रेलवे स्टेशन सुबह के करीब 6:30 बज रहे थे। स्टेशन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और तभी दूसरी मालगाड़ी खड़ी मालगाड़ी से आकर टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद ट्रेन के इंजन में भीषण आग लगी। मालगाड़ी के डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। इतना ही नहीं, स्टेशन से एक और मालगाड़ी गुजर रही थी जो इस हादसे की चपेट में आ गई। कुल मिलाकर 3 मालगाड़ियां एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। हादसे में एक लोको पायलट की मौत की खबर है, साथ ही साथ एक सहायक लोको पायलट की भी मौत हुई है। 2 अन्य रेलकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी। किस वजह से पूरा हादसा हुआ, कहां चूक हुई, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ पांडे। कटनी बिलासपुर रेलखंड के बीच में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास सुबह 6:45 बजे के लगभग 2 मालगाड़ी आपस में टकरा गई। घटना के बारे में बताया गया कि एक मालगाड़ी पहले से सिंहपुर रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी, सिग्नल रेड दिया गया था। उसके बाद भी बुढ़ार की ओर से जो दूसरी मालगाड़ी को लेकर आ रही थी, वह सिग्नल को तोड़ते हुए जो मालगाड़ी खड़ी थी उसके पीछे वाले इंजन में सीधा उसने टक्कर मार दिया। इस मौके पे 2 लोगों की मौत हो गई है। एक की मौत मौके पर हुई है, दूसरे जो रेलवे कर्मचारी था उसकी मौत उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज में हुई है। हादसे में 4 रेलवे इंजन प्रभावित हुए हैं। इस घटना के बाद चारों इंजन में, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, चारों इंजन में आग लग गई थी और इसको नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन, रेलवे विभाग की टीम लगी हुई थी। साथ में ही जो शहडोल में उद्योग है, रिलायंस है, दूसरी कंपनियां हैं, उनके कर्मचारियों को यहाँ पे तैनात किया गया है। सभी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हादसे में लगभग 5 कर्मचारी घायल भी हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सौरभ पांडे, न्यूज़ 18 शहडोल। तो शहडोल में 3 मालगाड़ियां एक साथ हादसे का शिकार हुई हैं, जिसका रेल यातायात पर काफी प्रभाव पड़ा है। बिलासपुर कटनी रेलखंड पर कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनका परिचालन बाधित हो रहा है। सीपीआरओ साकेत रंजन ने ट्रेनों के परिचालन रद्द होने की जानकारी दी और वो कौन सी ट्रेनें रद्द रहेंगी और कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं जिनके रूट डाइवर्ट रहेंगे, इससे यात्रियों को कितनी परेशानी होगी, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद कुशवाहा। बिलासपुर रेलमंड के कटनी शहडोल के पास में, सिंहपुर के पास में आज सुबह तकरीबन 7:15 बजे के आसपास भीषण रेल हादसा हुआ, जिसमें 2 मालगाड़ियों के आमने सामने भिड़ंत की वजह से अप डाउन और मिडिल ट्रैक काफ़ी ज़्यादा बाधित हुआ है। इस यातायात बाधित होने की वजह से बिलासपुर से रवाना होने वाली ट्रेनों के साथ ही करीबन 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा एक ट्रेन को अपने निर्धारित समय से 2 घंटे से विलंब से रवाना किया जाएगा और साथ ही साथ 3 ट्रेनों के मार्ग को परिवर्तित किया गया है और 2 ट्रेनों को पहले जो अपने स्टेशन पर पहुंचती उससे पहले ही आज उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि अप डाउन और मिडिल ट्रैक के प्रभावित होने की वजह से यातायात बाधित हुआ है और बिलासपुर से रेल अधिकारियों की टीम के साथ ही रिलीफ वैन, मेडिकल टीम, रेस्क्यू टीम और राहत आपदा की जो टीम है वो रवाना हुई है। करीबन दोपहर बाद ये टीम वहां पर पहुंचेगी। उसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया जाएगा, ट्रैक को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा और जानकारी ये मिल रही कि देर रात तक ट्रैक को दुरुस्त किया जाएगा। उसके बाद ही यातायात जो परिचालन है वो शुरू हो सकेगा। बात करेंगे बिलासपुर की, जहां सड़क हादसे में मंत्री उमेश पटेल बाल-बाल बच गए हैं। मंत्री उमेश पटेल का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। काफिले की फॉलो गाड़ी ने ही मंत्री के वाहन को पीछे से टक्कर मारी है। हालांकि हादसे में मंत्री उमेश पटेल को पैर और गले में चोट आई है। कैसे हादसा हुआ, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विनोद कुशवाहा। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल एक सड़क हादसे में बाल-बाल बच गए। बताया जा रहा है कि उन्हें मामूली चोट आई थी। प्रारंभिक उपचार के बाद वे रात में ही खरसिया के लिए रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक रायपुर से खरसिया के लिए कुछ ज़रूरी काम से उमेश पटेल शाम 7 बजे रायपुर से निकले थे और टोल प्लाजा, बिलासपुर का जो टोल प्लाजा है वहाँ पर जब उनकी वाहन जिसमें वो सवार थे, उनके ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक लगाया तो पीछे चल रहे फॉलो गार्ड का संतुलन बिगड़ गया और उसके दाहिने हिस्से की तरफ फॉलो वाहन जो है जाकर टकरा गई। जिस वाहन में उमेश पटेल सवार थे वो वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिस वजह से उन्हें चोट आई। इसके बाद आनन फानन में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लाया गया। छत्तीसगढ़ भवन में डॉक्टरों की जो टीम है उन्होंने प्रारंभिक उपचार किया, उनका CT स्कैन कराया गया और जब रिपोर्ट आई तो उन्हें सामान्य चोट बताने के बाद उनका इलाज करने के बाद वे खरसिया के लिए रवाना हो गए। उनके साथ में रायपुर से 4 फॉलो वाहन जो है वो रवाना हुई थी। फिलहाल वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और मामूली उपचार के बाद वे खरसिया के लिए देर रात को ही रवाना हो गए। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की मौत की खबर है और वहीं 531 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अभी 8% की दर से प्रदेश में संक्रमण बढ़ रहा है। 27 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना लगातार पैर पसार रहा है और जहां अभी भी एक्टिव मरीज हैं।
कल ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि कोरोना से कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। संवाददाता तनु वर्मा इस पर पूरी जानकारी देगी। को लेकर कल ही हेल्थ मिनिस्टर ने समीक्षा बैठक ली और कल ही कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में स्थिति चिंताजनक हो गई है। रायपुर, सरगुजा, कांकेर और महासमुंद में कोरोना पॉजिटिव 4 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कल बीते दिनों 6223 सैंपलों की जाँच हुई है, जिसमें 531 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें अब टोटल एक्टिव केसेस 2000 के पार हो गए हैं। राजधानी रायपुर में सबसे अधिक 84 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्थ मिनिस्टर ने टेस्टिंग बढ़ा दी गई है और इसके साथ साथ अस्पतालों में कोरोना से बचाव के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, इसका भी जायजा लिया गया है और सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इसके साथ साथ ही कोरोना से बचाव के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वे भीड़भाड़ वाली जगहों में ना जाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का निश्चित रूप से प्रयोग करें और जब भी बाहर निकले मास्क लगा कर निकले। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा एहतियात बरतने में लापरवाही की जा रही है, जिसके चलते कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में स्थिति लगातार चिंताजनक होते जा रही है। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए हेल्थ विभाग और हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ लोगों को भी जमीनी स्तर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में गर्मी भी कहर बरपा रही है। 44 डिग्री के पार हो चुका है। बलौदाबाजार का तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की आशंका जाहिर की है और इधर बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवा के चलते प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग के अपडेट की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता युगल तिवारी। छत्तीसगढ़ में सूर्य आग उगल रहा है और जिस तरह से बढ़ते तापमान ने हर किसी को परेशान कर दिया है और अब छत्तीसगढ़ का तापमान है लगभग 44 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और लू के थपेड़े जैसे हालात हैं। उत्तर पश्चिम से गर्म हवाएं लगातार छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही है। राजधानी रायपुर में 43.3 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया। इसी तरह से दुर्ग है। मध्य छत्तीसगढ़ में तमाम ऐसे जो शहर हैं वो आग के गोले के समान आग उगल रहा है सूर्य, और जिस तरह से यहाँ पर तापमान लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों का परेशानी है वो लगातार बढ़ रही है। अब लोग शीतल पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और भी तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पश्चिम से जो गर्म हवाएं आ रही हैं उसके चलते तापमान लगातार बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और वहीं दूसरी तरफ गर्मी से तप रहे मध्य प्रदेश को हल्की राहत मिली है। प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदला रहेगा। भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में बारिश के आसार हैं। राजधानी में सुबह से तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण मौसम में ठंडक है। अभी 2 दिनों तक लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। इधर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से प्रदेश में आ रही नमी के कारण मौसम का मिजाज बदला है। अपडेट दे रही हैं संवाददाता रंजना दुबे। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है और बढ़ती हुई गर्मी और तीखी धूप से लोगों को हल्की सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। प्रदेश भर में ज्यादातर जो संभाग है वहां पर हल्की बूंदाबांदी को लेकर मौसम विभाग ने संभावना जताई है। राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही मौसम का जो रंग है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी होने से मौसम में ठंडक घुल गई है। सुबह से ही भोपाल में हल्की हल्की जो बारिश है, बूंदाबांदी है, वो दर्ज हो रही है और फिलहाल मौसम विभाग का यही कहना है कि सिस्टम सक्रिय है और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में नमी आ रही है और नमी का ही असर है, जिसके चलते बादल छाए रहेंगे, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। और आज और कल प्रदेश भर के भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम के साथ कुछ जिलों में जो मौसम है वो इसी तरह से रहेगा, लेकिन 2 दिनों के बाद एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा। सिस्टम के जाने के साथ ही तापमान में इजाफा होगा और लोगों को एक बार फिर से तीखी धूप झेलनी पड़ेगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।
और अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अब सख्त नजर आ रही है। एमपी में जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा, जिसका ऐलान कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए नया कानून बनेगा। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कार्रवाई के नियम भी अब और ज्यादा सख्त होने वाले हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए नया कानून सरकार बनाने वाली है। फिलहाल इसके लिए कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम 2023 अब बनेगा, जिसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग पर नकेल कसी जाएगी। सख्त प्रावधान होंगे कार्रवाई के, क्योंकि फिलहाल 1976 का जो अधिनियम चल रहा है उसमें कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। इस वजह से कार्रवाई करने में काफी समस्या आती है और अब ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सख्ती से निपटेगी। प्रदेश में वर्तमान जुआ अधिनियम 1876 का है। इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग जो होती है, जो बड़ी समस्या बन गई है, उसके विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया है कि वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे, ताकि ऐसे अपराधियों को भी हम दंडित कर सकें। चिट फंड कंपनियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, और जो इन्वेस्टर है जिनने पैसा लगाया है उनके पैसे लौटाने की कार्रवाई की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय में एडीजी की अध्यक्षता में एक विशेष सेल का गठन किया जा रहा है, ताकि इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो और जिनने पैसा लगाया उनका पैसा वापस भी दिलाया जा सके। और अब सीधे आपको दिखा देते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। अब खास कार्यक्रम जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। बाबा साहब संविधान के निर्माता है। अगर हम मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद के रूप में बैठे हैं तो बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के कारण ही बैठे। बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया समता मूलक समाज के निर्माण के लिए, और ये बात सही कही नेता प्रतिपक्ष जी ने। उनका जो उद्घोष था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये प्रासंगिक है। वो कहते थे शिक्षित बन गए तो फिर तुम शेर की तरह दहाड़ोगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगे। और बाबा साहब कोई ये ना माने कि केवल कुछ लोगों के थे। बाबा साहब देश की 130 करोड़ जनता के श्रद्धा के केंद्र है। हम सब बाबा साहब को मानते हैं। ये बात सच है कि समाज में जो पीछे रह गए, नीचे रह गए, दलित, पीड़ित, शोषित, उनकी आवाज बन के वो उभरे थे। और आज जो उनके कल्याण के काम हो रहे हैं, बाबा साहब का योगदान कोई भुला नहीं सकता। आज हम यही संकल्प लें, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की माने, उनने जो कहा है उस पर अमल और करें। और अमल भी हर समय करें, 5 साल। कई बार लगता है कि अभी अमल करने का मौका है, तो मेरा कहना 5 साल अमल करें, सब मिलकर अमल करें। हमने कोशिश की है कि जहां बाबा साहब की जन्मस्थली मध्य प्रदेश वास्तव में सौभाग्यशाली। उनका जन्म हुआ, पहले महू कहते थे, अब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नगर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वहां उनका स्मारक भी बना है। और अभी अभी कई दिनों से हम लोग प्रयत्नशील थे, क्योंकि महू की जमीन, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नगर की जो जमीन है वो सेना के पास,
और सेमना से जमीन, क्योंकि सेना की लेने की एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन मैं आप सबको शुभ सूचना देना चाहता हूं कि 3.5 एकड़ जमीन हमको सेना से वहां मिल गई है, एनओसी मिल गई। और हमने उस समिति को, जो वहां समिति काम कर रही है, उस समिति को जमीन ट्रांसफर की है। वहां 14 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन होता है और बाहर से आने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनकी ठीक व्यवस्था करने का प्रयत्न होता है। लेकिन इस जमीन के कारण अब हमारे पास इतनी सुविधा है कि हम और भी रचनाएं कर पाएंगे, जिसमें श्रद्धालुओं के ठहरने की भी ठीक व्यवस्थाएं होगी। और ये बात सच है कि हम सब उनके अनुयायी हैं, लेकिन उनके सपनों को पूरी तरह से साकार करने के लिए रोज काम करने की जरूरत है। तो हम रोज उस दिशा में काम करने का संकल्प लें। एक बार मैं फिर विधानसभा अध्यक्ष जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, उन्होंने अनेकों मौलिक कदम उठाए हैं संविधान के अनुसार विधानसभा को चलाने के भी, इसलिए मैं उनको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। आप सब उस अवसर पर पधारे, इसलिए आपका भी आभारी हूं। मैं अपने उन विधायक मित्रों से क्षमा चाहता हूं जो मुझसे मिलने सीएम हाउस पहुंचे थे, लेकिन यहां आने में विलंब हो रहा था अध्यक्ष जी, तो मैंने उनसे निवेदन किया, क्योंकि भीड़ में देर हो गई थी काम करते हुए, तो मैंने कहा विधानसभा में मिलते हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूं वहां नहीं मिल पाया, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि यहां ही मिलकर उनसे मैं जाऊं। एक बार फिर अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए जय भीम, जय भीम, बाबा साहब अमर रहे, धन्यवाद। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से उद्बोधन के लिए सादर निवेदन करता हूं। भारत रत्न हम सबके पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति अनावरण के अवसर पर हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष हम सबके साथी गोविंद सिंह जी, संसदीय कार्य मंत्री भाई नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों कल्याण की समिति के हमारे अध्यक्ष हमारे लारिया जी, हमारे प्रमुख सचिव एपी सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायक साथियों, अन्य साथियों। विधानसभा परिसर के जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, उसमें BR अम्बेडकर की प्रतिमा का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री के एक बार फिर से जो ऐलान हम दोहरा रहे थे, जुआरियों के खिलाफ एक्शन के लिए सख्त होगी मध्य प्रदेश सरकार। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर नकेल कसने के लिए कानून बनाया गया है और इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये ऐलान कर चुके हैं कि MP जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए सख्त प्रावधान होंगे। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ हो पाएगी। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार कानून बनाने वाली है और उसके लिए कार्रवाई के कोई प्रावधान पहले नहीं थे, लेकिन इस अधिनियम में कार्रवाई के प्रावधान जोड़े जाएंगे। बड़ी खबर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंग भी आज मुख्यमंत्री ने बुलाई थी और इस तरह के निर्देश की उम्मीद भी की जा रही थी कि कुछ सख्त हो सकता है कि ऐलान हो, और उसी के अनुरूप 2 बड़े ऐलान। एक तरफ ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर उन्होंने कहा, साथ ही साथ ठगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि सख्त कार्रवाई होगी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।